Hello. Now we will understand protective colloids. See, अगर प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स को हमें ठीक से समझना है तो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन का जवाब जानना बहुत जरूरी है। और वो क्वेश्चन है कि लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशंस और लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशंस, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होता है। मैं फिर से बोलूं, हम लोग सीखने जा रहे हैं कि प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स I must mention over here, we are just going to learn about the protective colloids। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें ये चीज, इस क्वेश्चन का जवाब अच्छी तरह से आना चाहिए कि लायोफिलिक कोलॉइड्स और लायोफोबिक कोलॉइड्स, इन दोनों में कौन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, लायोफिलिक कोलॉइड्स और लायोफोबिक कोलॉइड्स में कौन ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आपके लिए प्रोटेक्टिव कोलॉइड बहुत आसान है। तो आपके लिए बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्रोटेक्टिव कोलॉइड ही, लायोफिलिक कोलॉइड्स ही प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स होते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स को जानने के लिए मेरी कुछ बातों पे आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। See, this is lyophilic colloidal solution and this is lyophobic colloidal solutions। Lyophilic colloidal solutions के बारे में हम जानते हैं कि यहां पे डिस्पर्स फेज यानी कोलॉइड्स और डिस्पर्सन मीडियम यानी वाटर, दोनों का नेचर सेम होता है, जिसकी वजह से वाटर की जो लेयर यहां पे पाई जा रही है इन दो बड़े पार्टिकल्स के बीच में, उसी लेयर की वजह से ये दोनों पार्टिकल्स आपस में पास नहीं आते हैं, चिपक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कोगुलेट नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आप समय देंगे तो इट हैपेंस ओवर द टाइम पीरियड। 1 दिन लगता है, 10 दिन लगता है, 5 दिन लगता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो पानी की लेयर है, डिस्पर्सन मीडियम की लेयर है, वो धीरे धीरे पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स आपस में पास आने लगेंगे और धीरे करके ये चिपक जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, ग्रेविटी का प्रभाव ज्यादा रहेगा, नीचे बैठ जाएंगे यानी कोगुलेट कर जाएंगे। तो लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन के फॉर्म में इसलिए रहते हैं क्योंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का नेचर सेम होता है, जिसकी वजह से एक वाटर की लेयर जो इसके चारों तरफ पाई गई, उस वाटर की लेयर की वजह से ये दोनों पास नहीं आ पाते और कोगुलेट नहीं कर पाते। अगर आप समय देंगे तो ये धीरे धीरे वाटर की लेयर पतली होती जाएगी, थिन होती जाएगी, ये आपस में जुड़ सकते हैं, चिपक सकते हैं, जिसकी वजह से ये कोगुलेट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कोगुलेट हो गए, अगर ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तब भी मैंने बताया था आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रेसिपिटेट को आपने जरा सा हिला दिया, जरा सा आपने सेक कर दिया, जरा सा आपने स्टिर कर दिया, चम्मच लेके आपने हिला दिया, तो वापस ये सॉल्यूशन के फॉर्म में रिगेन हो जाएगा। लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में आपने सुना था कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का नेचर सेम नहीं होता है। यहां पे डिस्पर्स फेज हमने ऑयल लिया है और डिस्पर्सन मीडियम वाटर लिया है। बहुत मुश्किल से दोनों को मिक्स कराया और आपको समझाया कि अगर ऑयल को पानी में मिक्स करना है, ऑयल और पानी का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, दूध जैसा कुछ बनाना है, तो जाहिर सी बात है ऑयल और पानी के बीच में एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर को हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। अर्लियर आई हैव स्टडीड दिस, उसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। उस इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में बताया था कि इसका एग्जांपल मैंने बताया था, सोप होता है, साबुन होता है, और ये लंबी चेन कार्बन की चेन होती है, CH3 CH2 CH2 ऐसे करके, लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, लेकिन वो आयन एनायन के साथ, कैटायन के साथ होता है, सोडियम आयन या पोटेशियम आयन के साथ होता है।
तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये साबुन होता है, जब हम पानी में इसको डिजॉल्व करते हैं तो ये सोडियम आयन अलग हो जाता है और ये एनायनिक पार्ट अलग हो जाता है। इस एनायनिक पार्ट में ये पार्ट ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है, ये ऑयल है, गोल वाला ऑयल है, ये ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है, और ये जो हाइड्रोफोबिक कार्बन की चेन है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करती है। ये जो आपका नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज ए पोलर ना, तो दैट नेगेटिव चार्ज इज सिंपली सराउंडेड ओवर दिस ऑयल पार्टिकल्स, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से अब यहां पे क्या होगा, वाटर इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो जब हम लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल्स की बात करते हैं तो इस बात का हमेशा हमारे जहन में ध्यान रहता है कि लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल्स उसके ऊपर चार्ज पाया जाता है, और उस चार्ज की वजह से ही ये पार्टिकल्स ये पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये पार्टिकल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तो इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से आपस में इन दोनों पार्टिकल्स में रिपल्सन होता है, ये पास पास नहीं आ पाते हैं और कोगुलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी तरीके से इस नेगेटिव चार्ज को, चाहे आप यहां देखिए चाहे यहां देखिए, अगर इस नेगेटिव चार्ज को अगर आपने किसी भी तरीके से खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया बाय पुटिंग सम इलेक्ट्रोलाइट, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम हार्डी-सूज़ रूल में पढ़ाया आपने पढ़ा, तो अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल के अगर इस चार्ज को खत्म कर दें तो अब ये पार्टिकल्स अगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अगर इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, तो दिस पार्टिकल विल बी कंसीडर्ड एज न्यूट्रल पार्टिकल्स, चार्ज खत्म हो जाएगा देन दिस पार्टिकल विल बी कंसीडर्ड एज न्यूट्रल पार्टिकल्स, और फिर इसमें आपस में क्या होगा, ये आपस में पास आने लगेंगे, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से चिपक जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, ग्रेविटी पुल ज्यादा लगेगा और नीचे बैठ जाएंगे या कोगुलेट कर जाएंगे। तो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस में आपने देखा कि अगर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और जिसकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल का अगर चार्ज खत्म हो जाए, अगर कोलाइडल पार्टिकल्स न्यूट्रल हो जाएं, तो ये आपस में जुड़ने लगते हैं और कोगुलेशन की प्रक्रिया होने लगती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन रिमेंबर इज कि यार अगर ये प्रेसिपिटेट हुआ तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, वापस इसको सेक करके हिला के आप रिगेन कर लो कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये प्रेसिपिटेट हो गया तो यहां पे दो केस आपको याद रखना होता है। अगर फ्रेश प्रेसिपिटेट है, इफ यू हैव, अगर प्रेसिपिटेट अभी ताजा बना है, फ्रेश है, then you can regain into colloidal solution by a technique called as peptidation. Peptidation. You have studied it in earlier lecture. जब प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे हम, तो वहां पे मैंने इसके बारे में आपको समझाया था। The process of obtaining colloidal solution from freshly obtained precipitate is called peptidation. तो अगर यहां पे आपने इस चार्ज को खत्म कर दिया और ये प्रेसिपिटेट बन गया, अगर प्रेसिपिटेट फ्रेश है तो कोई बात नहीं भाई, चलो पेप्टाइजेशन के थ्रू वापस इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में रिगेन कर लेंगे। लेकिन अगर प्रेसिपिटेट ओल्ड है, काफी टाइम हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया और ये अच्छा प्रेसिपिटेट बन गया है, तो वापस सर पटकते रह जाएंगे भाई, ये फिर से कोलोइडल सॉल्यूशन के फॉर्म को रिगेन नहीं करेगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो अभी भी मेरा क्वेश्चन वही है, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस, इन दोनों सॉल्यूशंस में कौन सॉल्यूशंस, किन सॉल्यूशंस को हम ज्यादा स्टेबल मानते हैं? विच वन इज मोर स्टेबल? कौन ज्यादा स्टेबल है? लायोफिलिक ज्यादा स्टेबल है या लायोफोबिक ज्यादा स्टेबल है? अभी भी जवाब नहीं आया तो मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। मैंने कहीं पढ़ा कि यूएस में मोर देन $100 बिलियन की इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया। मोर देन $100 बिलियन की पर एनम उनका कॉस्मेटिक में भी मैं एक्सक्लूसिवली बात करूं तो लिपस्टिक की। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज सच ए ह्यूज इंडस्ट्री and 90-95% product of the cosmetic industry is simply lyophobic colloidal solution. Imagine आप 500 रुपए का, 200 रुपए का कोई आप कॉस्मेटिक ट्यूब लेके आए, कॉस्मेटिक क्रीम लेके आए और वो 5 दिन के बाद वो कॉस्मेटिक क्रीम फट गया, कोगुलेट हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, तो उस कंपनी की क्या हालत होती है आप इमेजिन कर सकते हैं। तो कौन सी कंपनी को डर ज्यादा लगा रहेगा,
लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने वाली कंपनी को या लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने वाली कंपनी को? यार लायोफिलिक का क्या है, एक बार प्रेसिपिटेट हुआ तो वापस आपने रीगेन कर लिया, बट लायोफोबिक अगर प्रेसिपिटेट हुआ तो कैन यू रीगेन इट इनटू द सॉल्यूशन फॉर्म? प्लीज टेल मी। तो यार अगर ये प्रेसिपिटेट कर गया तो वापस इसको आप कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में रीगेन नहीं कर सकते हो, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, मतलब इसका ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं ये प्रेसिपिटेट ना हो जाए। ये प्रेसिपिटेट हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्रेसिपिटेट हो गया तो बहुत दिक्कत। तो किसको प्रोटेक्ट करना है, कौन अनस्टेबल है, किस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, डर लगा रह रहा है? द आंसर इज लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। Hope you understand? Lyophobic colloidal solutions unstable, lyophilic colloidal solutions are more stable. Okay? Hope you understood? अब lyophobic colloidal solution और lyophilic colloidal solution में हमें किसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है? Which one require protection? Which one require protection? This one require. Lyophobic colloidal solutions are unstable. I must write it. मैं तो यहां लिख रहा हूं, आप अपने दिमाग में. It is unstable in comparison to the lyophilic. It is stable. This one is stable. मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं इसको. तो इसको लायोफोबिक, जिसको हम अनस्टेबल कह रहे हैं, अगर आपको इसको स्टेबल बनाना है तो हम बहुत सिंपल सा काम करते हैं। हम करते क्या है कि ये जो लायोफोबिक ही है, ये जो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ADD। अगर हम इस लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस को लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस में डाल दें, फेंट दें, मिक्स कर दें, डिसॉल्व कर दें, then what is going to happen? तो अब ये जो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन है वो इसके चारों तरफ एक घेरा बना लेगा, एक थिक घेरा बना लेगा, यानी अब ये जो लायोफोबिक कोलाइड्स थे, इसके ऊपर चार्ज के अलावा लायोफिलिक कोलाइड्स का भी एक और घेरा बन गया है। ठीक वैसे यार, जैसे पिज्जा आप खाते हो तो पिज्जा पे टॉपिंग्स डलवाते हो ना, ऑलिव का डलवाते हो, ऑनियन का डलवाते हो, टोमेटो का डलवाते हो, जो भी आपको पसंद आता है। तो अब इसको हमने ऊपर से गार्निश करके एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट कर दिया। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस आर मोर स्टेबल, then they can also be utilized for the protection of this lyophobic colloidal solution just by putting that into it. Hope you understand? तो हम लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं। This one is the simplest thing about this protective colloids. So if you have learned something in this lecture, then tell me one thing. प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहीं कोई एलियन होता है, किसी दूसरी दुनिया से आता है, कोई नई चीज होती है, या हम लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन को ही प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कह सकते हैं? यस, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज प्रोटेक्टिव कोलाइड्स आर व्हाट? दे आर लायोफिलिक कोलाइड्स। दे आर लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड्स, दे आर व्हाट? लायोफिलिक। तो पहली बात जो आपको समझना है कि प्रोटेक्टिव कोलाइड्स आर लायोफिलिक कोलाइड्स which is added into relatively less stable lyophobic colloids just to make it stable. So hope you understand about this protective colloid. Another more important thing you have to learn is protective power. Protective what? Power.
दिस वन इज टी, प्रोटेक्टिव पावर। अगर लायोफिलिक यानी प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स इस लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, मान लो कोई कॉस्मेटिक की कंपनी है, नाम कुछ भी सुना हो आपने, फेयर एंड लवली सुना हो, पॉन्ड्स सुना हो, फेयर एंड हैंडसम सुना हो, तो अगर फेयर एंड लवली बनाने की वाली कंपनी या इंडस्ट्री एक जगह लगी हुई है, तो उसको पता है कि उसका जो क्रीम है वो लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और उस लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए हमको प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स की जरूरत पड़ेगी। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स की कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रोटेक्टिव कोलॉइड का एग्जांपल मान सकते हैं? सिंपल, स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। अगर स्टार्च आपको समझ में नहीं आता है तो यार घर में जो चावल बनता है ना, तो चावल के ऊपर का जो माड़ होता है, माड़ जो व्हाइटिश लेयर होती है, दैट इज सिंपली व्हाट वी कॉल एज स्टार्च। तो अब वहां पे क्या होगा, तो वो जो फेयर एंड लवली बनाने वाली कंपनी है उसको एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी ने इस चीज को समझ लिया और अपने दिमाग से इसको डिकोड कर लिया, तो प्रोटेक्टिव कोलॉइड कुछ खास चीज तो नहीं है, इट इज ए स्टार्च सॉल्यूशन। तो स्टार्च सॉल्यूशन क्या होगा, यानी उस क्रीम में स्टार्च भी थोड़ा मिलाया जाएगा जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट कोलॉइड्स, दैट क्रीम। तो अब उस कंपनी के बगल में छोटी छोटी और दुकानें खुल जाएंगी कि भैया मेरे पास स्टार्च रखा है, तुम मेरे यहां से स्टार्च खरीद के जाओ, अपनी कंपनी में अपने क्रीम में डालो, वो अच्छा प्रोटेक्ट करेगा। वहीं पे कोई दूसरा आदमी होगा, बोला नहीं यार स्टार्च से भी अच्छा हम कोई और आपको देंगे, दैट इज कॉल्ड एज जिलेटिन सॉल्यूशन, प्रोटीन इन फैक्ट, gelatin solution. So now we have got number of protective colloids in our daily routine just to protect this lyophobic colloids. Hope you understand. Are you all getting? Out of these two protective colloids or lyophilic colloids, किसी एक के पास प्रोटेक्ट करने की पावर ज्यादा होगी, किसी एक के पास कम होगी। इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, प्रोटेक्टिव पावर। जिसकी पावर ज्यादा होगी, जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर पाएगा, उसके बारे में हम कहेंगे कि उसके पास प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है। और अगर उसने प्रोटेक्ट कर ले गया, तो हम यहां पे एक रिलेशन समझ जाएंगे अपने आप ही कि प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू coagulation. What? Coagulation. COAGULATION. More the protective power of the lyophilic colloids, lesser will be coagulation. And this protective power, now we have to understand this thing. This protective power of the protective colloid is measured in term of gold number. Is measured in term of what? Gold number. That we will study into the next topic. So what we have studied, can you memorize it? Can you learn it? We wanted to learn protective colloids. Now we learn that lyophilic colloidal solutions are protective colloids which usually protect the lyophobic colloidal solutions. The power of lyophilic colloids or protective colloids is called protective power, and protective power is inversely proportional to coagulation. Another thing which we have to learn in the next lecture is protective power of lyophilic colloidal solutions are measured in term of gold number. That's it. This is it. This is today's lecture. Thank you. This is Praveen signing out until we meet again.